हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर। जैसे कि आप जानते हैं, यहाँ पे आपको आपकी क्लास के हर सब्जेक्ट को आसान हिंदी भाषा में समझाया जाता है। तो अभी तक हम कर रहे थे क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 13, वाई डू वी फॉल इल। तो ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है, पहली बार जुड़ रहे हैं, तो पार्ट 1 आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर या वीडियोस की लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। अभी तक हम ये जान चुके हैं कि हेल्थ क्या है और हेल्थ का फेलियर मतलब हमारी सेहत का बिगड़ना क्या होता है। हमने ये पढ़ा कि जो हेल्दी होने का मतलब क्या है और डिज़ीज़ फ्री होने का मतलब क्या है। फिर इसके अलावा हमने ये पढ़ा कि डिज़ीज़ बीमारियां कैसे होती हैं, उसके क्या कारण होते हैं। एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती हैं ये भी पढ़ा। इसके बाद जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं उनकी वजह से हमारी सेहत कैसे बिगड़ती है ये भी हमने जाना। और आज हम कर रहे हैं कॉजेज़ ऑफ डिजीज़। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ मतलब बीमारियों के कारण। व्हाट कॉज द डिजीज़ मतलब एक बीमारी क्यों पैदा होती है। When we think about the disease, we must remember that there are many level of such causes. तो जब भी हम बीमारी के बारे में सोचते हैं तो ये बात हमें अच्छे से जाननी चाहिए कि there are many levels of such causes, कि इन बीमारियों के बहुत से कारण होते हैं। Let us look at an example। जैसे कि हम एक उदाहरण देखते हैं। इफ़ देयर इज़ अ बेबी सफरिंग फ्रॉम लूज मोशंस, अगर एक छोटा सा बच्चा है जिसे कि दस्त लगी है, वी कैन से दैट द कॉज ऑफ लूज मोशन इज़ एन इन्फेक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लूज मोशंस है वो एक इन्फेक्शन की वजह से हुए हैं विद अ वायरस, और एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि वायरस से फैलता है। सो द इमीडिएट कॉज ऑफ डिजीज़ इज़ वायरस। तो यहाँ पे जो बीमारी का सबसे बड़ा जो कारण है वो है वायरस। बट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डिड द वायरस कम फ्रॉम। परंतु जो दूसरा क्वेश्चन हमारे माइंड में आएगा वो ये है कि वायरस कहाँ से आया। सपोज वी फाइंड दैट द वायरस केम थ्रू अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। मान लीजिए कि हमें ये पता लग गया जो वायरस है वो गंदे पीने के पानी से आया है। मैनी बेबीज़ मस्ट हैव हैड दिस अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो ये बात भी सच है कि बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये गंदा पानी पिया होगा। सो वाई इज़ इट दैट वन बेबी डेवलप्ड द लूज मोशंस। तो सोचने की बात यह है कि सिर्फ उसी एक बच्चे को दस्त क्यों लगे जबकि बाकी बच्चों को नहीं लगे। वन रीज़न माइट बी दैट द बेबी इज़ नॉट हेल्दी। एक कारण ये हो सकता है कि जो बच्चा है वो सेहतमंद ना हो। एज ए रिज़ल्ट इट माइट बी मोर लाइकली टू हैव डिजीज़ व्हेन एक्सपोज टू रिस्क। तो उसकी वजह से जब रिस्क की बात आती है, मतलब जब किसी रिस्की कंडीशन में उस बच्चे को रखा गया, तो उस केस में उस बच्चे को जल्दी से डिजीज़ मतलब बीमारी लग गई। वेयर द हेल्दियर बेबीज़ वुड नॉट, जबकि जो हेल्दी बेबीज़ हैं उनको ऐसा नहीं होता। वाई इज़ द बेबी नॉट हेल्दी। अब सोचने की बात है कि जो बच्चा है वो सेहतमंद क्यों नहीं है। परहैप्स इट इज़ नॉट वेल नरिश्ड एंड डज नॉट गेट इनफ फूड। और उसके लिए शायद ये हो सकता है कि उसे पूरा पोषण ना मिला हो और उसे पूरा खाना ना मिलता हो। So lack of good nourishment becomes the second level cause of the disease baby is suffering from. So दूसरी बात आती है, पहली बात है जैसे हमने पढ़ा कि बच्चे को अच्छी सेहत ना हो। दूसरी बात है उसे अच्छे से पोषण ना मिले। सेकेंड लेवल कॉज मतलब दूसरा कारण ये बनता है कि पहली बात थी कि बच्चा सेहतमंद ना हो, हेल्दी ना हो। दूसरी बात है उसे प्रॉपर पोषण ना मिला हो, जिसकी वजह से जो बच्चा है वो बीमार हो गया है। फर्दर वाई द बेबी नॉट वेल नरिश्ड। अब सोचने की बात यह है कि बच्चे को पूरा पोषण क्यों नहीं मिला। बिकॉज इट इज़ फ्रॉम अ हाउस होल्ड विच इज़ पुअर। और ऐसा इसलिए हो सकता है कि वो जिस घर में हो बच्चा वो घर बहुत गरीब हो। It is also possible that the baby has some genetic difference that makes it more likely to suffer from loose motions when exposed to such a virus। और ऐसा भी हो सकता है कि बच्चे में कुछ जेनेटिक डिफरेंस हो, जिसकी वजह से जेनेटिक डिफरेंस बेटा ऐसे चेंजेस होते हैं जो हमें हमारे जीन्स से मिलते हैं। मतलब जैसे हमारे माता पिता, उनके माता पिता, उनसे जो हमें जीन्स मिलते हैं, उनकी वजह से कुछ खास ऐसे गुण रहे हों उस बच्चे में जिससे कि वो जब भी वायरस के संपर्क में आता है तो उसे जल्दी से लूज मोशंस लग जाते हैं। विदाउट द वायरस द जेनेटिक डिफरेंस
और द पुअर नरिशमेंट अलोन वुड नॉट लीड टू लूज मोशंस। अगर हम देखें कि वायरस के कंट्रोल में, वायरस के संपर्क में आने में आते ही जब उसे लूज मोशंस लग गए, तो उसके लिए जेनेटिक डिफरेंस का होना या पुअर नरिशमेंट का होना ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, बट दे डू बिकम कॉन्ट्रीब्यूटरी कॉज ऑफ द डिजीज़। ये चीज़ें मुख्य कारण ना होकर इतना ज़रूर है कि कुछ कारणों का, कुछ हिस्सा जो है कारणों का वो इन वजह से हो सकता है, बट और भी ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से उस बच्चे को बीमारी हो सकता है। वाई वॉज देयर नो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर द बेबी। अब सोचने की बात है कि बच्चे के लिए पीने का पानी साफ़ सुथरा क्यों नहीं मिला। बिकॉज द पब्लिक सर्विसेज आर पुअर वेयर द बेबीज़ फैमिली लिव। और ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जहाँ पे वो बच्चे का परिवार रहता है वहाँ पे जो पब्लिक सर्विसेज हैं उनका बहुत बुरा हाल है। सो पॉवर्टी और लैक ऑफ द पब्लिक सर्विसेज बिकम द थर्ड लेवल कॉज ऑफ बेबीज़ डिजीज़। तो पहला था उसका हेल्दी ना होना, दूसरा हमने पढ़ा कि उसे नरिशमेंट ना मिलना, पोषण ना मिलना, तीसरा कि जो बच्चा है लैक ऑफ पब्लिक, गरीबी और लैक ऑफ पब्लिक सर्विसेज, मतलब जो सरकार के द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से नहीं मिलना, ये तीसरा कारण है जिसकी वजह से बच्चा बीमार हुआ। It will now be obvious that all the diseases will have immediate causes and contributory causes। तो अब तक यहाँ से ये हमें क्लियर है कि जितनी भी बीमारियाँ हैं इनके इमीडिएट कॉजेज़ मतलब इनके कुछ खास कारण होते हैं और आगे उन कारणों को बढ़ाने वाले कारण होते हैं जिसकी वजह से बीमारी फैलती है। ऑल्सो मोस्ट डिजीज़ विल हैव द कॉजेज़ रादर देन वन सिंगल कॉज। और अक्सर जो बीमारियाँ होती हैं उनके उन बीमारी पैदा होने के एक से ज़्यादा कारण होते हैं। इट विल नाउ बी ऑब्वियस दैट ऑल द डिजीज, सो यहाँ से हम लोग ये अच्छे से जान पाए कि जो बीमारी है उसको पैदा करने के लिए एक से अधिक बातें होती हैं जो ज़िम्मेदार होती हैं। तो चलिए अब हम आगे जानते हैं इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़। मतलब इन्फेक्शन की वजह से या बिना इन्फेक्शन के होने वाली बीमारियों के कारण। एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने देखा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कीप पब्लिक हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ फैक्टर्स इन माइंड व्हेन वी थिंक अबाउट द कॉजेज़ ऑफ डिज़ीज़। मतलब अगर हम बीमारी के पैदा होने के कारणों के बारे में सोचें तो बहुत जो बातें हैं वो माइंड में रखने वाली हैं कि हमारी जो सेहत है और जो हमारे पूरे ग्रुप की सेहत है उन चीज़ों को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। वी कैन टेक दैट अप्रोच अ लिटिल फर्दर। हम इस बात को थोड़ा आगे भी सोच सकते हैं। इट इज़ यूज़फुल टू थिंक ऑफ द इमीडिएट कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ एज बिलोंगिंग टू टू डिस्टिंक्ट टाइप्स। मतलब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बीमारी के जो इमीडिएट कॉजेज़ हैं, बीमारी पैदा करने वाले जो कारण हैं उनके बारे में हम अच्छे से सोचें। वन ग्रुप ऑफ कॉजेज़ इज़ द इन्फेक्शियस एजेंट्स। और वो बीमारी क्यों होती है उसका पहला कारण तो हो सकता है इन्फेक्शियस एजेंट्स, मतलब ऐसी ऐसे एजेंट्स, मतलब ऐसे मिडल मैन हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे जीवाणु बोल सकते हैं जो बीमारी को एक जगह से दूसरी जगह फैलाते हैं। मोस्टली माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और ये अक्सर क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं जिन्हें कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स जिन्हें हम केवल दूरबीन से ही देख पाते हैं। Diseases where microbes are the immediate causes are called infectious diseases। मतलब ऐसी बीमारियां जिसमें जो माइक्रोब्स, ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं, इनकी वजह से बीमारी फैलती है उन्हें हम इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। दिस इज़ बिकॉज द माइक्रोब्स कैन स्प्रेड इन द कम्युनिटी। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो सूक्ष्म जीवाणु हैं ये पूरे ग्रुप में, कम्युनिटी में फैल जाते हैं। एंड द डिजीज़ दे कॉज विल स्प्रेड विद देम। और जो बीमारी वो पैदा करते हैं वो उनके साथ ही फैल जाती है। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ देयर आर ऑल्सो द डिजीज़ दैट आर नॉट कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस एजेंट्स। कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जो ऐसे इन्फेक्शियस, मतलब ऐसे इन्फेक्शन फैलाने वाले एजेंट्स की वजह से नहीं होती। देयर कॉजेज़ वेरी। उन बीमारियों के कारण अलग हो सकते हैं, बट दे आर नॉट एक्सटर्नल कॉजेज़ लाइक माइक्रोब्स दैट स्प्रेड इन द कम्युनिटी। परंतु ये उन माइक्रोब्स की तरह नहीं होते, मतलब उन बाहरी कारण जैसे कि सूक्ष्म जीवाणु हैं
उनकी वजह से बीमारियां नहीं फैलती। इंस्टेड दे आर मेनली इंटरनल नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज़, और जबकि ये मेनली इंटरनल मतलब अंदरूनी तौर पे बिना इन्फेक्शन फैलाने वाले कारण होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि सम कैंसर्स आर कॉज्ड बाय जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, कुछ जो कैंसर हैं वो कुछ जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ मतलब हमारे जीन्स में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं। हाई ब्लड प्रेशर कैन बी कॉज्ड बाय एक्सेसिव वेट, और हमारा वज़न बढ़ने से जो है हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज, और अगर हम एक्सरसाइज ना करें तो उससे भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। वी कैन थिंक ऑफ मैनी अदर डिजीज़ वेयर द इमीडिएट कॉज विल नॉट बी इन्फेक्शियस, और इस तरह से और भी बहुत सी बीमारियां हैं जिनका जो कारण है वो इन्फेक्शियस मतलब वो इन्फेक्शन की वजह से नहीं होती। The ways in which the disease spread and the ways in which they can be treated and prevented at the community level would be different for different diseases। मतलब किस तरह से कोई बीमारी फैलती है और उसे हम कैसे उसका इलाज करते हैं, या फिर हम किस तरह से उसे फैलने समूह में फैलने से रोकते हैं, ये अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग तरीके से किया जाता है। दिस वुड डिपेंड अ लॉट ऑन वेदर द इमीडिएट कॉजेज आर इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस, और सबसे बड़ी बात है कि ये इस बात पे निर्भर करता है कि जिन वजहों से ये बीमारी हुई है वो कारण इन्फेक्शियस मतलब वो इन्फेक्शन को आगे बढ़ाने वाले कारण हैं या उसको आगे बढ़ाने वाले कारण नहीं हैं। अब इसके बाद है इन्फेक्शियस डिजीज़। इन्फेक्शियस डिजीज़ मतलब जो इन्फेक्शन की वजह से डिजीज़ होती हैं। We have seen that the entire diversity seen in the living world can be classified into few groups। हम ये अच्छे infectious agent मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो इन्फेक्शन को बढ़ाती हैं, हमने ये अच्छे से जाना है कि जो हमारा जीव जंतुओं का जीवन है उसको हम बेसिकली कुछ समूहों में बांट सकते हैं। द क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन कॉमन करेक्टरिस्टिक्स बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। तो ये जो अलग अलग जीव जंतु हैं इनके बीच में जो कुछ खास गुण पाए जाते हैं, जो खास गुण कॉमन होते हैं, उन पे बेस्ड ही हम इन्हें ग्रुप्स में बांटते हैं। ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉज डिजीज़ आर फाउंड इन वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब ऐसे जीव जंतु जो बीमारियां पैदा करते हैं उनको भी ऐसे ग्रुप्स में ही बांटा जाता है। सम ऑफ देम आर वायरस, सम आर बैक्टीरिया, उनमें से कुछ वायरस होते हैं तो कुछ उनमें से बैक्टीरिया होते हैं। सम आर फंगी, उनमें से कुछ फंगी होते हैं। सम आर सिंगल सेल्ड एनिमल्स और प्रोटोजोन्स, और कुछ जो होते हैं वो सिंगल सेल एक सेल से बने हुए या प्रोटोजोआ कहलाते हैं। सम डिजीज़ आर कॉज्ड बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, और कुछ जो बीमारियां हैं वो बहुत से सेल्स से बनने वाले जीवाणुओं से होती हैं, सच एज वॉर्म्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, जैसे कि अलग अलग तरह के कीड़े। अब यहाँ पे पिक्चर 13.1 में आपको पिक्चर ऑफ सार्स वायरस कमिंग आउट, यहाँ पे आपको सार्स का जो वायरस है उसकी पिक्चर दिखाई गई है। ऑफ द सरफेस ऑफ इन्फेक्टेड सेल, एक सेल के ऊपर से इस सार्स के वायरस की पिक्चर दिखाई गई है। द वाइट स्केल लाइन रिप्रेजेंट्स 500 नैनोमीटर्स, तो जो वाइट लाइन है वो आपको 500 नैनोमीटर्स के बारे में बता रही है, विच इज़ 1,000th ऑफ मिलीमीटर, जो कि 1 मिलीमीटर का 1,000वां हिस्सा है। द स्केल लाइन गिव्स अस द आइडिया हाउ स्मॉल थिंग्स वी आर लुकिंग आर, मतलब ये जो स्केल है ये आपको बताएगा कि हम कितनी छोटी चीज़ें, मतलब आप जो ये वायरस देख रहे हो ये 1 मिलीमीटर का 1,000वां हिस्सा छोटा है, तो मतलब कितना छोटा होगा आप खुद ही सोचिए। इसके अलावा है अ पिक्चर ऑफ स्ट्रेफिलोकोसी, एक बैक्टीरिया विच कैन कॉज एकने, तो ये पिक्चर है एक स्टेफिलोकोसी नाम के बैक्टीरिया की जो कि एकने मतलब हमारे मुंह पे दाने पैदा करता है। द स्केल ऑफ द इमेज इज इंडिकेटेड
बाय द लाइन एट द टॉप लेफ्ट विच इज़ 5 माइक्रोमीटर्स लॉन्ग, मतलब ये 5 माइक्रोमीटर्स लंबा हो सकता है। पिक्चर ऑफ फिगर 13.1 सी, पिक्चर ऑफ टायरेपेनोसोमा। टायरेपेनोसोमा की पिक्चर है। अ प्रोटोजोअन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस, ये मतलब स्लीपिंग सिकनेस के लिए जिम्मेदार जो जीवाणु है उसकी पिक्चर है। द ऑर्गेनिज्म इज लाइंग नेक्स्ट टू सॉसर शेप्ड रेड ब्लड सेल, तो ये प्लेट के आकार का जो रेड ब्लड सेल है उसके पास है। एंड गिव एन आइडिया टू द स्केल, और ये हमें बताता है कि कितना छोटा है। इसके अलावा पिक्चर 13.1 डी है। अ पिक्चर ऑफ लेशमैनिया, द प्रोटोजोन ऑर्गेनिज्म दैट कॉजेज काला अजर। लेशमैनिया की पिक्चर है जो एक ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से काला अजर मतलब काला बुखार होता है। द ऑर्गेनिजम्स आर ओवल शेप्ड, तो ये ओवल आकार के हैं। विद ईच हैज़ लॉन्ग विप लाइक स्ट्रक्चर, और सबकी एक लंबी सी पूंछ है। One organism is dividing while a cell of the immune system has gripped on the two whips of dividing organism and is sending cell processing up to eat up the organism. The immune cell is about 10 माइक्रोमीटर्स इन diameter, मतलब यहाँ पे आपको काला अजर पैदा करने वाले प्रोटोजोन को बताया गया है। वो एक तरह से ओवल शेप का है। उसके अलावा वो बहुत छोटा है और जल्दी से डिवाइड हो जाता है, जिसकी वजह से जो बीमारियां फैलती हैं। अब यहाँ पे पिक्चर है 13.1 ई। इसमें क्या है, एन एडल्ट राउंड वॉर्म। इसमें एक वयस्क, एक सबसे बड़ा जो राउंड वॉर्म दिखाया गया है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये कहाँ होता है, ये हमारी छोटी आंत में होता है। द रूलर नेक्स्ट टू इट शोज द 4 सेंटीमीटर टू गिव अस एन आइडिया ऑफ स्केल, मतलब ये 4 सेंटीमीटर लंबा है ताकि आपको इसकी साइज़ का अंदाज़ा हो सके। तो इस तरह से हमने अभी तक देखा अलग अलग बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु जो बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ डिजीज़ कॉज्ड बाय वायरसेस आर कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू एंड एड्स, मतलब वायरस से फैलने वाली जो बीमारियां हैं वो है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू बुखार या एड्स। डिजीज़ लाइक टाइफाइड फीवर, कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस एंड एंथ्रेक्स आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, जबकि जो दूसरी बीमारियां हैं जैसे कि टाइफाइड होना, कॉलरा, हैजा होना, टीबी होना या एंथ्रेक्स, ये बैक्टीरिया से होती हैं। मैनी कॉमन स्किन इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंगी, तो जो हमारी शरीर पे, हमारी त्वचा पे जो अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं वो फंगी से होते हैं। प्रोटोजोअन माइक्रोब्स कॉज मैनी फैमिलियर डिजीज़, तो जो प्रोटोजोन माइक्रोब्स है वो भी इस तरह की कुछ बीमारियां फैलाते हैं जैसे कि मलेरिया हुआ या काला बुखार हुआ। ऑल ऑफ अस हैव कम अक्रॉस इंटेस्टाइनल वॉर्म इन्फेक्शन, हम लोगों में से अक्सर सबको जो पेट में आंतों में जो हमारी पेट आंतें हैं उनमें कीड़े हो जाते हैं। एज वेल एज द डिजीज़ लाइक एलिफेंटियासिस कॉज्ड बाय डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ वर्म। इसके अलावा एक बीमारी होती है एलिफेंटियासिस, वो भी अलग तरह के कीड़ों की वजह से होती है। Why is it important that we think of these categories of infectious agents? अब सोचने की बात है कि हम बीमारी फैलाने वाले इन एजेंट्स के बारे में क्यों सोचते हैं। द आंसर इज़ दैट दीज कैटेगरीज आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज़, और सब इसका यही जवाब है कि हम इन कैटेगरीज़ के बारे में इसलिए सोचते हैं। हम इन जीवाणुओं को, बीमारी पैदा करने वाले जीवाणुओं को अलग अलग भागों में इसलिए बांट देते हैं क्योंकि इसी की वजह से हम ये जान पाते हैं कि बीमार व्यक्ति को कौन सा ट्रीटमेंट दिया जाएगा। मेंबर्स ऑफ ईच वन ऑफ दीज ग्रुप्स, वायरस, बैक्टीरिया, हैव मैनी बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन, तो ये जितने भी बीमारी फैलाने वाले एजेंट्स होते हैं इनके बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो कॉमन होते हैं। ऑल वायरसेस फॉर एग्जांपल लिव इनसाइड द होस्ट सेल्स, जैसे कि जो वायरस है वो जिसको बीमारी फैलाते हैं उसी के सेल्स में रहते हैं। वेयर एज बैक्टीरिया वेरी रेयरली डू, जबकि जो बैक्टीरिया है वो होस्ट के बीच में नहीं रहता। वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंगी मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, ये जो वायरस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं या ये जो फंगी है ये बहुत जल्दी फैलती है।
वाइल वॉर्म्स मल्टीप्लाई वेरी स्लोली इन कंपैरिजन, जबकि जो वॉर्म्स होते हैं वो बहुत धीरे धीरे फैलते हैं। टैक्सोनॉमिकली ऑल द बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। अगर हम दूसरी तरीके से सोचें तो जो बैक्टीरिया हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होते हैं, मतलब एक दूसरे जैसे ही होते हैं। अदर देन द वायरसेस, और जो वायरस होते हैं वो आपस में, मतलब जो एक वायरस है वह दूसरे वायरस से ज़्यादा जुड़ा होता है, और जो बैक्टीरिया है वो एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से ज़्यादा जुड़ा होता है। दिस मीन्स दैट मैनी इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर सिमिलर इन द बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड विद द वायरस ग्रुप। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके जो लाइफ प्रोसेस, मतलब उनके बढ़ने का तरीका एक ही जैसा होता है, जबकि वायरस के बढ़ने का तरीका अलग होता है। As a result, the drugs that block one of these life processes is one member of the group is likely to be effective against many other members of the group। तो यहाँ से हम ये जानते हैं कि एक ऐसी दवा जो किसी भी एक ग्रुप की बढ़ोतरी को रोक पाती है वो दूसरी ग्रुप की बढ़ोतरी को रोकने के लिए उतनी सक्षम नहीं होती। मतलब अगर जैसे आपने कोई ऐसी डिजीज़ ढूंढी है जो किसी बैक्टीरिया को जल्दी मारती है, तो वो बैक्टीरिया के दूसरे ग्रुप को, मतलब दूसरी तरह के बैक्टीरिया को भी मारने में सक्षम होगी। लेकिन अगर हम बोले कि वही जो दवाई है वो वायरस को मार दे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। The same drug will not work against a microbe belonging to different group। वही जो मैंने आपको बताया कि मतलब जो एक दवा है वो बैक्टीरिया की दूसरी फॉर्म को तो मार सकती है, परंतु वो दूसरी तरह के जीवाणु को मारने के लिए सक्षम नहीं होगी। एज एन एग्जाम्पल लेट अस टेक एंटीबायोटिक्स। जैसे हम उदाहरण के तौर पे एंटीबायोटिक्स लेते हैं। दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवेज इम्पॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। तो जो एंटीबायोटिक्स होते हैं ये अक्सर बैक्टीरिया के बढ़ने वाले जो रास्ते होते हैं उनको ख़त्म कर देते हैं। मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जांपल मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। तो अक्सर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक तरह की जो सेल है उसकी दीवार बना लेते हैं ताकि वो अपने आप को बचा पाएँ। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेसेस दैट बिल्ड द सेल वॉल। और ये जो एंटीबायोटिक होता है जैसे कि पेनिसिलिन है, ये उन सेल्स की जो वॉल है उसको बनना रोक देती है, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो बढ़ना रुक जाता है। एज अ रिजल्ट द ग्रोइंग बैक्टीरिया बिकम अनएबल टू मेक सेल वॉल्स। और जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो उसकी वजह से जो बढ़ता हुआ बैक्टीरिया है वो अपने सेल वॉल्स नहीं बना पाता एंड डाई ईजिली, और ईजिली मर जाता है। ह्यूमन सेल्स डोंट मेक अ सेल वॉल एनीवे। जबकि जो इंसान के सेल्स होते हैं वो अपने आसपास सेल वॉल नहीं बनाते। सो पेंसिलिन कैन नॉट हैव सच एन इफ़ेक्ट ऑन अस। इसी वजह से जो पेंसिलिन है वो हमारे सेल्स के ऊपर ही, इंसान के सेल के ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं डालती। पेंसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी बैक्टीरिया दैट यूज़ सच प्रोसेसेस ऑफ मेकिंग सेल वॉल। तो इसी तरह से जो पेंसिलिन है वो किसी भी ऐसे बैक्टीरिया जो कि सेल वॉल बनाता है उसके ऊपर अच्छे से प्रभाव डालती है। Similarly, many antibiotics work against many species of bacteria rather than simply working against one। तो इसी तरह से जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो एक ही नहीं बल्कि बहुत सी तरह के बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया की बढ़ोतरी को रोकने के लिए काम कर सकते हैं। बट वायरस डज नॉट यूज़ दीज पाथवेज एट ऑल। परंतु जो वायरस है वो बढ़ने के लिए इस तरह का तरीका नहीं अपनाते। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई एंटीबायोटिक्स डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरल इन्फेक्शन। और यही कारण है कि जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन के लिए काम नहीं करते। इफ़ वी हैव अ कॉमन कोल्ड, अगर हमें सिंपल जुकाम है, टेकिंग एंटीबायोटिक्स डज नॉट रिड्यूस द सिवियरिटी और द ड्यूरेशन ऑफ द डिजीज़। तो एंटीबायोटिक्स लेकर हम हमारी बीमारी का समय थोड़ा नहीं कर पाते। इफ़ वी ऑल्सो गेट अ बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलॉन्ग विद द वायरल कोल्ड, लेकिन अगर हमें उस कोल्ड की वजह, ज़ुकाम के साथ साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, टेकिंग एंटीबायोटिक्स विल हेल्प। तो जो एंटीबायोटिक्स है वो हमें सहायता देंगे। इवन देन द एंटीबायोटिक विल वर्क
ओनली अगेंस्ट द बैक्टीरियल पार्ट। लेकिन फिर तब भी जो एंटीबायोटिक है वो सिर्फ बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकेगा एंड नॉट द वायरल इन्फेक्शन, और वो वायरल इन्फेक्शन पे कोई भी असर नहीं करेगा। अब इसके बाद है मीन्स ऑफ स्प्रेड, मतलब जो बीमारी है वो किस तरह से फैलती है। हाउ डू इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड, तो ये जो बीमारियां हैं ये किस तरह से फैलती हैं। मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन द वैरायटी ऑफ वेज। तो ये जितने भी माइक्रोबियल एजेंट्स, मतलब ये जो बीमारी फैलाने वाले विषाणु हैं, वो किसी बीमार व्यक्ति से किसी दूसरे की तरफ बहुत आसानी से जा सकते हैं। इन अदर वर्ड्स दे कैन बी कम्युनिकेटेड एंड सो आर ऑल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर हम दूसरी भाषा में बोले तो ये जो विषाणु है ये आसानी से कम्युनिकेट हो पाते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो इसीलिए इन बीमारियों को कम्युनिकेबल डिजीज़ कहा जाता है। सच डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स कैन स्प्रेड थ्रू एयर, तो इस तरह की जो बीमारी फैलाने वाले विषाणु होते हैं वो हवा से भी फैल सकते हैं। दिस अकर्स थ्रू द लिटिल ड्रॉपलेट्स थ्रोन आउट बाय द इन्फेक्टेड पर्सन हु स्नीजेस और कफ्स, और ऐसा होता है उन छोटी छोटी पानी की बूंदों के द्वारा, जो कि एक पर्सन जब खांसी करता है, वो जब छींकता है या खांसी करता है, तो जो पानी की छोटी छोटी बूंदें वो हवा में छोड़ता है, उसी से बीमारी फैलती है। समवन स्टैंडिंग क्लोज बाय कैन ब्रीद इन दीज ड्रॉपलेट्स, कोई ऐसा इंसान जो उसके पास में खड़ा है, हो सकता है वो अपनी सांस लेते समय इन पानी की बूंदों को अपनी अंदर ले ले। एंड द माइक्रोब गेट अ चांस टू स्टार्ट अ न्यू इन्फेक्शन, और इसकी वजह से जो विषाणु है उसे एक नया इन्फेक्शन फैलाने का मौका मिल जाता है। Examples of such diseases spread through air are common cold, pneumonia and tuberculosis। अगर हम एग्जाम्पल्स के बारे में सोचें जो इस तरह हवा से फैलती हैं, तो वो है साधारण जो हमारा ज़ुकाम है, निमोनिया या फिर टीबी। We all have had the experience of sitting near someone suffering from the common cold and catching it ourselves, मतलब अक्सर हमने ये देखा है या हमें ये एक्सपीरियंस है कि अगर किसी को ज़ुकाम है, जब हम उसके पास बैठते हैं तो हमें भी ज़ुकाम हो जाता है। Obviously the more crowded our living conditions are, more likely it is that such airborne disease will spread, मतलब हम जितना ही भीड़ भाड़ जैसी जगहों में रहेंगे, जितना ज़्यादा भीड़ वाली जगहों में रहेंगे, तो उतना ही इन बीमारियों के फैलने का चांस ज़्यादा होता है। जैसा कि यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में समझाया गया है, एयर ट्रांसमिट डिजीज़ आर ईजियर टू कैच द क्लोज़र वी आर टू द इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब हवा से फैलने वाली जो बीमारियाँ हैं वो अक्सर उन लोगों को ज़्यादा होती हैं जो हमारे पास में खड़े रहते हैं। हाउ एवर इन क्लोज्ड एरियाज द ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई रीसर्कुलेट एंड पोज अ रिस्क टू एवरीबॉडी, लेकिन जहाँ पे हम क्लोज मतलब बंद जगहों में रहते हैं, वहाँ पे ये जो ड्रॉपलेट है, जो पानी की बूंद रहती है, वो अक्सर यहाँ वहाँ घूमती है और जल्दी से बीमारी फैला देती है। So, overcrowded and poorly ventilated houses is therefore a major factor in the spread of airborne disease। तो इसकी वजह से जो भीड़ भाड़ का इलाका है या ऐसे घर जहाँ पे अच्छे से हवा नहीं जाती, वहाँ पे हवा से फैलने वाली बीमारियाँ जल्दी हो जाती हैं। डिजीज़ कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर, जो बीमारियाँ हैं वो पानी से भी फैलती हैं। This occurs if the excreta from someone suffering from an infectious gut disease such as cholera get mixed with the drinking water used by the people living by। और ऐसा तब होता है पानी में जब कि किसी इंसान का जो कि बहुत बुरी तरह से बीमारी से ग्रस्त हो, ऐसे इंसान का मल जो है पानी में मिक्स हो जाता है और वो जो पानी है आसपास रहने वाले लोग उसे पी लेते हैं। द कॉलरा कॉजिंग माइक्रोब विल एंटर द न्यू होस्ट, और इस तरह से हैजा पैदा करने वाले जो विषाणु होते हैं वो दूसरे शरीर में पानी के द्वारा फैलते हैं एंड कॉज द डिजीज़ इन देम, और उन्हें भी बीमार कर देते हैं। सच डिजीज़ आर मच मोर लाइकली टू स्प्रेड इन द एब्सेंस ऑफ सेफ सप्लाईज ऑफ वाटर, और इस तरह की बीमारियां जो होती हैं वो अक्सर साफ़ पानी ना मिलने से होती हैं। A sexual act is one of the closest physical contact of two people can have with each other।
Not surprisingly, there are microbial diseases such as syphilis or AIDS that are transmitted by sexual contact by one partner to the other। मतलब जब दो लोग एक दूसरे के साथ आपस में संपर्क में आते हैं तो उससे भी बहुत बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि सिफाइलिस है और एड्स है। ये बीमारियां एक जीवन साथी से दूसरे जीवन साथी को हो जाती हैं। However, such sexually transmitted diseases are not spread बाई कैजुअल फिज़िकल कॉन्टैक्ट। लेकिन ये जो बीमारियां हैं, जो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सेक्सुअली होती हैं, वो केवल छूने से नहीं फैलती। कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट्स इंक्लूड हैंडशेक और हग्स और स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग और बाय अदर वेज इन विच वी टीच अदर सोशली। मतलब अगर हम किसी को सामाजिक तौर पर, जैसे कि गेम्स खेलते हुए या फिर हैंडशेक करते हुए अगर हम किसी को छूते हैं तो उससे ये बीमारियां नहीं फैलती। Other than the sexual contact, the AIDS virus can also spread through blood-to-blood contact with the infected person or from an infected mother to her baby during the pregnancy or through breastfeeding। अगर हम एड्स की बात करें तो सेक्सुअल कांटेक्ट के अलावा अगर किसी एड्स बीमारी से ग्रसित व्यक्ति का ब्लड जो है जब हम किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो इससे भी ये बीमारी फैल सकती है। या फिर एक माँ जो एड्स से ग्रस्त है उससे उसके छोटे बच्चे को, गर्भवती माँ जो है उसके छोटे बच्चे को भी ये बीमारी हो सकती है। सो वी लिव इन एन एनवायरनमेंट दैट इज़ फुल ऑफ मैनी अदर क्रिएचर्स अ पार्ट ऑफ अस। हम एक ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे हमारे अलावा बहुत से अलग जीवाणु भी रहते हैं। इट इज़ इनएविटेबल दैट मैनी डिजीज़ विल बी ट्रांसमिटेड बाय अदर एनिमल्स। तो ये भी बात सच है कि बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जिन्हें दूसरे जानवर भी फैला सकते हैं। दीज एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट्स फ्रॉम सिक पर्सन टू अदर पोटेंशियल होस्ट। तो ये जो एनिमल्स हैं, ये जो जानवर है, ये किसी बीमार व्यक्ति से जो बीमारी के विषाणु हैं वो किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। दीज एनिमल्स आर दस द इंटरमीडियरीज एंड आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो इस तरह के जो जानवर हैं ये एक तरह से इंटरमीडियरीज मतलब बीच में दलालों का काम करते हैं और इन्हें हम वेक्टर्स कहते हैं। द कॉमन वेक्टर्स वी ऑल नो आर मॉस्किटोज़। तो इस तरह के सबसे जो ज़्यादा जाने जाने वाले वेक्टर्स हैं वो है मच्छर। इन मैनी स्पीशीज ऑफ मॉस्किटोज़ द फीमेल नीड हाईली न्यूट्रिशियस फूड in the form of blood in order to be able to lay mature eggs। बहुत से मच्छरों की ऐसी किस्में होती हैं जिसमें कि जो एक मादा मच्छर है उसे ताज़ा खून चाहिए होता है ताकि वो अच्छे अंडे दे पाए। मॉस्किटोज़ फीड ऑन मैनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो ये जो मच्छर हैं ये बहुत से गर्म खून वाले जानवरों से अपना भोजन लेते हैं, इंक्लूडिंग अस, और उसके बीच में इंसान भी हैं। इन दिस वे, तो इस तरह से दे कैन ट्रांसफ़र डिजीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। तो इस तरह से वो एक इंसान से दूसरे इंसान तक बीमारी अच्छे से फैला पाते हैं। आई होप अभी तक जितना आपने पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।